साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल द मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान में अनुच्छेद 20 यानी कि आर्टिकल 20 के बारे में समझेंगे। इसमें क्या बातें हैं, क्या क्या बातें इसमें समाहित होती हैं और साथ ही आपको कैसे इसे ध्यान रखना है। इस बीच में मैं आपको ये भी बताते चलूँगा कि परीक्षाओं में प्रश्न इनसे कैसे पूछे जाते हैं। इन्हीं कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हुए मैं इस वीडियो में आपके साथ अंत तक बना रहूँगा। सबसे पहले देखिए कि आखिर आर्टिकल 20 या आर्टिकल 20 है क्या। तो इसका यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो संविधान ये मानता है या भारतीय संविधान का मानना है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे कोई व्यक्ति का मतलब भारत का हो या विदेशी हो, कंपनी हो या कोई निगम हो, कुछ भी, तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक वो किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन नहीं किया। याद रखिए, प्रचलित कानून यानी कि भारत में जो प्रचलित वर्तमान समय में कोई कानून हो, वर्तमान मतलब जब वर्तमान हो तब हम वीडियो बना रहे हैं या हम आपको पढ़ा रहे हैं या आप जब किताब पढ़ रहे हैं उस समय नहीं, जिस समय अपराध की जो है क्या कहते हैं उस पर आरोप लगाया जाएगा उस समय उस व्यक्ति के द्वारा या उस कंपनी के द्वारा, व्यक्ति का मतलब याद रखिएगा भारतीय गैर भारतीय कोई भी, यानी कि नागरिक गैर नागरिक कोई भी प्रचलित कानूनों का उल्लंघन नहीं किया, तब तक वो व्यक्ति अपराधी नहीं माना जाएगा। यदि संक्षेप में कहें तो सीधा अर्थ रख लीजिए कि आपका वैसा कृत्य जो कानून का उल्लंघन नहीं करता है तो अपराध नहीं माना जाएगा, यदि कानून का उल्लंघन करता है तो अपराध माना जाएगा, और यदि कानून का उल्लंघन हुआ है तो आपको दंड मिलेगी। ये संविधान की उद्घोषणा है और संविधान की विशेषता है। तो इसी कड़ी में आप ये समझिए कि आखिर आर्टिकल 20 जब अपराध हुआ तो उसमें कैसे कैसे चीज़ों को समाहित किया जाता है और कैसे कैसे चीज़ें समाहित होगी। तो सबसे पहले इसको एक नज़र देख लीजिए। हमने आर्टिकल 20 और 21 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रखे हैं। सबसे पहला देखिए, इसका हेडिंग है आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, यानी कि कोई अपराध हुआ तो उसमें आपको दोष सिद्धि में संरक्षण कहाँ प्राप्त होगी, कैसे प्राप्त होगी। एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी आप संविधान के अनुच्छेदों को पढ़ते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला, उसमें जो शब्द लिखे हुए हैं, दूसरा उन शब्दों का जो भाव है, और तीसरी चीज़ जो होती है कि उन शब्दों की समय समय पर माननीय कोर्ट ने कैसे व्याख्या की है। तो हालांकि यहाँ पे व्याख्या की कोई मैं उल्लेख ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन उन शब्दों के भाव क्या होते हैं वो आपको समझाते चलूँगा। तो देखिए, अनुच्छेद 20 के बारे में सबसे पहले एक ओवरऑल समझ रखिए ताकि चीज़ों को समझने में बहुत ही आसानी हो। सबसे पहला क्या कहता है कि यह मुख्यतः उन लोगों को संरक्षण का अधिकार देते हैं जिन्हें किसी अपराध में अपराधी माना जाता है। यानी कि अनुच्छेद 20 तभी आपको संरक्षण देंगे जब आप पर किसी अपराध का आरोप लगा। याद रखिए, पुलिस वगैरह जो होती है कोर्ट में जब जाती है, आप पर केस होता है, तो आपको ये नहीं कहता कि अपराधी हैं, वो कहता है कि जहाँ पर अपराध हुआ था वहाँ पर ये थे, या आप इनके ऐसे कृत्य से ऐसा लगता है कि इन्होंने उस काम को किया। ये कोर्ट निर्णय करता है कि अमुक व्यक्ति अपराधी है कि नहीं। दूसरा, यह भारत के नागरिक एवं विदेशी सबके लिए मूल अधिकार है। यानी कि यह जो मूल अधिकार प्रदान किया गया है वो भारतीय और गैर भारतीय सभी को, और साथ ही
जो कंपनी वगैरह होती हैं सबको है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई जीवित वस्तु का ही बोध होना चाहिए जैसे आर्टिकल 19 में था, इसमें 20 में ऐसा नहीं है, ये सबके लिए। ये दो चीज़ें ध्यान रखेंगे। एक तीसरी चीज़ जो हमने लिखी है कि ताकि आपको ध्यान रखे कि इसमें यानी कि अनुच्छेद 20 में मुख्यतः तीन बातें क्या क्या हैं। पहला, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का मतलब हुआ कि हम जिस समय कोई कार्य कर रहे हैं और हमारे कार्य से किसी विधि का उल्लंघन होता है तो उसी समय, मतलब जिस समय हमने किसी कृत्य को निष्पादित किया, हमने किसी काम को किया और यदि विधि का उल्लंघन होता है तभी हम दोषी होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी खास समय में हमने कोई कार्य किया और बाद में वो विधि बना के उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया फिर हमको दंड दे दिया जाएगा, नहीं। इसको ऐसे समझिए, मान के चलिए कि अभी शादी की जो उम्र है वो लड़के के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल है, वर्तमान में ही है। कालांतर में यदि सरकार ने कहे कि भाई एक काम करो, शादी के लिए अब हम 25 साल लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 20 साल कर देते हैं, लेकिन जो शादियां हो चुकी हैं वो क्या गैर कानूनी होंगी? नहीं, क्योंकि कानून आपने बाद में बनाया तो वो विधि भी उसी समय से लागू होगा, पहले से नहीं हो जाएगी। तो यानी कि वैसी विधियों से यह संरक्षण प्रदान करता है जो कार्य के बाद हुए, इसी को कार्योत्तर विधियों कहा जाता है। दूसरा इसमें जो है वो दोहरे दंड से संरक्षण, यानी कि एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा, इसमें संरक्षण प्रदान करता है। तीसरा है स्व अभिशंसन, यानी कि सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन से आपको प्रोटेक्शन देता है, यानी कि खुद को अपराधी बताने से ये प्रोटेक्शन देता है। आप पर कोई दबाव देके नहीं कह सकता है कि बोलो कि हाँ हम ही अपराध किए। अपराधी है कोई व्यक्ति या नहीं, ये निर्णय कौन करेगा? ये कोर्ट करेगी। मान के चलिए हमने हत्या कर दी और हम कोर्ट में गए, बोले कि श्रीमान हम हत्या किए, हमको सजा दे दीजिए। क्या ऐसा होगा? कोर्ट सजा दे देगी? नहीं, कोर्ट तब भी न्याय करेगी, तो सारी चीज़ों को देखेगी, उसके बाद घोषित करेगी कि हाँ हम अपराधी हैं या नहीं। यानी कि कोई व्यक्ति को सिर्फ घोषणा कर देने से ये चीज़ नहीं होगी। और यही 3 चीज़ें इसमें समाहित है, यानी कि आर्टिकल 20 में ये 3 चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना। एक जो सबसे बड़ा विशेषता है वो लिख दिया हमने कि अपराधी तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया है। यानी कि कोई भी अपराधी तब तक नहीं माना जाएगा जब तक किसी विधि का उल्लंघन नहीं हुआ। और विधि कौन सी? जो तत्काल समय में चल रही है, पीछे से नहीं, बाद से नहीं, जो तत्काल में चल रही है। अब मैंने शादी का बात बताया, वर्तमान में शादी की जो आयु है कितनी है? 21 और 18, लड़कों के लिए 21, लड़कियों के लिए 18। लेकिन एक समय शादी का उम्र तो ऐसा नहीं था, 18-16 भी था, 14-12 भी था। हमारे दादा दादी की जो शादी हुई होगी, आपके दादा दादी की जो शादी हुई बहुत बचपने में हो गई होगी, तो क्या वो अपराधी हैं? नहीं। जब से कानून बना उस समय से कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए, एक चीज। और दूसरा, अनुच्छेद 20 के बारे में ध्यान रखेंगे कि यह सिर्फ अपराध और अपराध के मामले में ही संरक्षण प्रदान करता है। कोई अपराध है नहीं है उसके लिए फिर अनुच्छेद 20 कोई मतलब नहीं है। माने कि हमने कोई अपराध नहीं किया है तो ये अधिकार फिर हमें तब तक प्राप्त नहीं होंगे जब तक हम पर कोई अपराध का आरोप नहीं लगता। परीक्षाओं में प्रश्नों को ऐसे ही घुमा घुमा कर पूछा जाता है, तो इसीलिए हमने इन चीज़ों को ध्यान से लिख दिया। अब देखते हैं, पहला इसमें 3 चीज़ें हैं। पहला कौन कौन? 1, 2 और 3। तो पहला है अनुच्छेद 20 का 1, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि वैसी कोई विधि जो आपके अपराध के बाद बना दी गई है तो उस विधि का प्रभाव आपके अपराध पर नहीं पड़ेगा। इसको ऐसे समझिए कि मान के चलिए कि आप रेल में यात्रा करते हैं, बेटिकट पकड़े गए, तो पता लगा कि रेलवे में जो बेटिकट के जो अपराधी हैं उनके लिए 1000 रुपया दंड या 1 महीने जुर्माने की सजा, या अथवा दोनों, 1 महीना कारावास और 1000 रुपया जुर्माना, या दोनों ऐसे ही रहता है। या ये लिखा हुआ है कि भाई आपने बिना हेलमेट की गाड़ी चलाई तो उसके लिए 5000 रुपया जुर्माना है या आपको 2 दिन जेल में रहना पड़ेगा। तो आज आप पकड़ा गए, जेल में गए, अब पता लगा कि उसी दिन सरकार ने कानून बना दिया कि नहीं, जो बिना हेलमेट का पकड़ा जाएगा उसको 2 महीना जेल में रहना है, तो लग जाएगा आप पर? नहीं लगेगा।
जिस डेट में, यानी कि जिस दिन को आपने जिस कानून का उल्लंघन किया और उसी डेट में उस कानून के लिए जो सजा का प्रावधान है वही आप पर लागू होगा। संसद जो है ऐसा कानून यदि बनाती है कि उस अपराध के लिए कानून को कम करना, माने उस अपराध के लिए सजा को कम करना, सजा को बढ़ाना करती है, कर सकती है, तो आप पर वो लागू वैसे डायरेक्ट नहीं होगा। कुछ मामलों में लागू होगा, कुछ में नहीं होगा, उसको देख लेते हैं। देखिए, यही है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण ये 20 का एक प्रदान करता है। एक क्या कह रहा है, जब गुनाह हुआ तब उस गुनाह के लिए सजा देने वाला कानून होना चाहिए, बाद में कानून बना के सजा नहीं मिलेगी। दूसरी, यदि बाद में किसी अपराध पर दंड बढ़ा तो सजा नहीं बढ़ेगी, परंतु कम हुआ तो सजा कम हो जाएगी। ये दो पॉइंट को देख लीजिए, दोनों को देख लीजिए आप। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट के लिए क्या लिखा हुआ है कि जब गुनाह हुआ तब उस गुनाह के लिए सजा देने का प्रावधान होना चाहिए। मैंने 20 शुरू में ही बोला कि 20 यही कहता है कि जब किसी विधि का उल्लंघन हुआ तभी सजा मिलेगी, नहीं हुआ नहीं मिलेगी। अब सवाल उठता है कि जब हम किसी कृत्य को किए और उस समय वो गैर कानूनी नहीं था, लेकिन कालांतर में वो गैर कानूनी हो गया, तो क्या सजा मिलेगी? नहीं मिलेगी। बहुत सारे ऐसे कृत्य हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपने ऐसा कर दिया और उस समय उसके लिए सजा नहीं थी, कालांतर में वो सजा हो गई, तो फिर कालांतर वाला विधि आप पर लागू नहीं होगा। इसको ऐसे समझिए कि आपके घर में कोई एलियन घुस गया, बात समझ रहे, कोई एलियन घुस गया, कोई सांप घुस गया, कोई बिच्छू घुस गया, तो आप क्या करेंगे? आपने अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उसको मार दिया। अब भारत में या कहीं पर भी एलियन मारने के लिए कोई सजा तो है नहीं, लेकिन एक मामला बढ़ गया तो सरकार ने घोषणा कर दिया कि एक काम करो, सो ऐसा कोई जीव जिसको एलियन माना जाता है उसको भाई मारना अपराध है, लेकिन आपने तो मार दिया, तो क्या आप पर कानून लागू होगा? नहीं होगा। हम सांप बिच्छू वगैरह को जब अपने घर के आसपास देखते हैं, घर में देखते हैं, तो उसको मार देते हैं। तो यदि सरकार ने घोषणा कर दिया, सरकार ने कानून बना दिया कि सांप मारना गैर कानूनी है, तब तो अपराध की श्रेणी में आएगा, लेकिन अभी तो है नहीं, तो अभी आप मारिए, जितना मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सीधी सी अर्थ है कि जिस अपराध को विशेषित करते हुए, जिस अपराध को अपराध मानते हुए कोई कानून बनाया गया है, उस अपराध को यदि आप करते हैं तो अभी तभी आप अपराधी माने जाएंगे। सोच लेने से या वैसे किसी अपराध को करने के लिए जिसके बारे में कोई कानून नहीं है, वो आप कृत्य कर सकते हैं, वो अपराध नहीं माना जाएगा। समझ रहे हैं हम? दूसरा है, यदि बाद में किसी अपराध पर दंड बढ़ा तो सजा नहीं बढ़ेगी, परंतु कम हुआ तो सजा कम हो जाएगी। इसको ऐसे समझिए कि मान के चलिए कि आपने कोई बैंक में गबन किया या किसी की हत्या की है या किसी की हत्या का आरोप आप पर लगा है या ऐसे किसी अपराध के लिए आपको आरोप लगा और आरोप आप पर आरोप सिद्ध हो गया, तो आपको सजा मिलेगी। 20 यही कह रहा है कि हम तब तक अपराधी नहीं मानेंगे जब तक प्रचलित, याद रखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रचलित कानूनों का आपने उल्लंघन नहीं किया, और यदि उल्लंघन किया है तो सजा मिलेगी। अब सजा मिल गई तो हो सकता है कि किसी खास कानून के लिए, किसी खास सजा के लिए संसद जो है सजा को बढ़ा भी सकती है, सजा को घटा भी सकती है। अब मैंने शुरुआत में ही उदाहरण दिया कि हेलमेट के बिना गाड़ी चलाने से या बेटिकट यात्रा करने से या ऐसे कोई भी अपराध जो आपने किया है और उस समय उस सजा थी, मान के चलिए कि जिस समय आपने अपराध किया उस समय सजा थी उस पर 5 साल। कितना था? 5 साल। आज के डेट में हमने कोई अपराध किया और उस पर हमको सजा था 5 साल, कोर्ट ने हमको 5 साल का सजा दे दिया। अब संसद को लगा कि भाई देखो ये अपराध बहुत बड़ा है, इसमें सजा भी बड़ा होना चाहिए, तो संसद ने उसको कर दिया कि नहीं, यदि उसी अपराध को जो हमने किया उसमें 10 साल कर दिया, तो क्या हमारा सजा 10 साल हो जाएगा? नहीं होगा। जब सजा संसद ने बढ़ा दी तो हमारा सजा नहीं बढ़ेगा, हमारा सजा वहीं के वहीं 5 साल का 5 साल रहेगा। परंतु
यदि उसी अपराध में संसद ने सजा 3 साल कर दिया, कितना कर दिया? 3 साल, 3 साल, तो मेरा सजा 3 साल हो जाएगा। यानी कि वैसा कृत्य जिस पर हमें अपराधी घोषित किया गया है और हमें सजा दी गई है, यदि संसद सजा को बढ़ाती है तो मेरा सजा नहीं बढ़ेगा, लेकिन यदि संसद सजा घटा देती है तो सजा घट जाएगी हमारी। ऐसा माननीय कोर्ट का मानना है, माननीय कोर्ट का जजमेंट है। तो 20(1) क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। क्या चीज? कि कोई भी कानून के तहत आप किसी भी अपराध के लिए तब तक अपराधी नहीं माने जाएंगे जब तक आपने प्रचलित कानून का उल्लंघन नहीं किया है, और यदि उल्लंघन किया है तो जो उस समय यानी कि जिसमें आपने अपराध किया उसी कानूनी प्रावधान के तहत सजा मिलेगी, उसके बाद में बनने वाले कानून के आधार पर सजा नहीं मिलेगी। और यदि बाद में कानून बना करके सजा को बढ़ा दिया गया तो सजा नहीं बढ़ेगी, घटा दिया गया तो सजा घट जाएगी। एक चीज ध्यान रखिएगा कि संसद जो है वो पूर्व प्रभावी, यानी कि पहले से, और क्या कहते हैं, प्रशासन यानी कि पीछे से भी वो कानूनों को बना सकती है। यानी कि संसद दोनों तरह के कानून बनाती है, जो पीछे से भी लागू हो, बाद में भी लागू हो, वर्तमान में भी। कहने का मतलब है कि संसद जो है वो वर्तमान से चलने वाले कानून को तो बना ही सकती है, पीछे से भी, यानी कि 2020 है तो 18 से भी, 23 है तो 21 से भी लागू कानून को बना सकती है, और 23 है तो 24 से भी कानून बना सकते हैं। यानी कि पहले से भी बाद से भी दोनों के लिए कानून को बना सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 20(1) जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपराधिक मामलों में लागू होता है। यानी कि आपको फौजदारी मामलों में सजा मिली है तो उसी में कम या बेसी होगा, दीवानी मामलों में नहीं। अनुच्छेद 20(1) सिर्फ फौजदारी मामलों में राहत देता है। तो ये है अनुच्छेद 20 और 20(1). देखिए, इन चीजों को ध्यान से समझ लीजिए, जो वर्ड हैं उसको ध्यान रखिए। बोलने के क्रम में, सुनने के क्रम में हम बहुत सारी चीजों को एक साथ समाहित करते हैं, दिग्भ्रमित नहीं होना, जो फैक्ट है उसको ध्यान रखना। अब देखते हैं अनुच्छेद 20(2) और 20(3). अब समझते हैं अनुच्छेद 20(2) एवं 20(3) को। देखिए, एक नज़र देख लीजिए मैंने जो लिखा है। 20(2) क्या कहता है? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। क्या कहीं किया जाएगा? यानी कि कोई जो व्यक्ति है उसे एक अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। मान के चलिए कि आपने कोई हत्या की है, या आपने किसी को चाकू मार दिया, आपने किसी के साथ मारपीट कर ली, या आपने अवैध हथियार के साथ पकड़े गए, या ऐसा कोई भी अपराध जो आपने किया हो और आपको अभियोजित करके दंड दे दिया गया, तो फिर उसी अपराध के लिए पुनः आपको अभियोजित और पुनः दंडित नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही अपराध के लिए बार बार पकड़ पकड़ के दंड दिया जाएगा। आप देखते होंगे कि एक बार जब आप बिना हेलमेट के पकड़े जाते हैं या बेटिकट के पकड़े जाते हैं तो कुछ टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है कि भाई ठीक है, आप घर तक पहुंच जाइए, उसके बाद कल से हेलमेट पहन के आइएगा। ऐसा नहीं है कि एक जगह पकड़े गए दूसरे जगह भी पकड़ाइएगा, तीसरे, ऐसा नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से एक बार जब आप बेटिकट पकड़े गए तो आपसे दंड शुल्क जो भी होगा ले लिया जाएगा, और फिर आपको बाहर मतलब जा सकते हैं या जहाँ तक जाना हो वहाँ तक बना दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि फिर आपको पकड़ पकड़ के टिकट ले लिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो दोहरे दंड से सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20(2) है वो क्या कहता है? दोहरे दंड से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा, ये अनुच्छेद 20(2) कहता है। लेकिन इसमें कुछ और बातें कि क्या कोई सरकारी बाबू या सरकारी कर्मचारी या किसी कंपनी का कर्मचारी पर कुछ आरोप लगा अपने सेवा के दौरान या अपने कंपनी में या अपने विभाग के अंतर्गत, और उसे दंडित कर दिया गया, और पुनः कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट भी उसको दंडित कर दिया गया, तो क्या यह दोहरा दंड होगा या नहीं होगा? तो ये दोहरा दंड नहीं होगा। इसको ऐसे समझिए कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, आप पर कोई आरोप लगा
और आपके इंक्रीमेंट बंद कर दिया गया, आपके वेतन को 2 महीना रोक दिया गया, या आपको पद में अवनति कर दिया गया, या आपको ट्रांसफ़र वगैरह कर दिया गया, तो इस तरह से काम हुआ, आपको लगा कि हमारे साथ गलत हुआ है, आप माननीय कोर्ट के पास चले गए। कोर्ट ने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि तुम जो किया है गलत है, हम तुमको कहते हैं कि तुम्हारा विभाग और 6 महीना इसको जैसे कि पद अवनति में डालो, या और 6 महीना वेतन बंद करो। तो यहाँ पर तो पहले 3 महीना बंद हुआ था, फिर 6 महीना बंद हो गया। या कोर्ट ये भी कह सकता है कि ये तो गलत है, एक काम करो इसे नौकरी से निकाल दो, या इसको 2 महीने का जेल में डाल दो, ये भी कह सकती है। तो क्या ये दोहरा दंड होगा या नहीं होगा? तो ये नहीं होगा, दोहरा दंड नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो आपके विभाग ने आप पर जो कार्रवाई की वह विभागीय कार्रवाई थी, वह न्यायिक प्रक्रिया नहीं थी, वह एक अनुशासनात्मक कार्रवाई थी, वो न्यायिक कार्रवाई नहीं थी। न्यायिक कार्रवाई हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ न्यायालय करता है, विभाग न्याय नहीं कर रहा है। विभाग सिर्फ अनुशासन भंग होने की स्थिति में आप पर एक्शन ले रहा है। न्यायालय करेगा, विभाग आपके साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रही है, तो इस स्थिति में आपको दोहरा दंड से लाभ नहीं मिलेगा। इसमें 3 चीजें हैं। थॉमस दास बनाम पंजाब राज्य केस में कोर्ट ने यह माना कि आपको इन्हीं 3 चीजों के आधार पे दोहरे दंड से सुरक्षा मिलेगी। क्या क्या? कि किसी अपराध के लिए आरोपी हैं, आप पर मुकदमा चल रहा हो और इस मुकदमे के अंत में दंड का प्रावधान है। यानी कि कोई अपराध के लिए आप पर अपराध का आरोप लगा है, आप पर अपराधी जो आरोप लगा है उसकी न्यायिक कार्रवाई चल रही है, और उस न्यायिक कार्रवाई के अंत में सजा का प्रावधान है। यानी कि तब तक जो है वो आप मतलब तब तक जब तक कि आप पर अपराधी घोषित नहीं होता है तब तक तो आप नहीं है, लेकिन ये सभी मामले तभी वैलिड होंगे जब वो किसी न किसी न्यायिक कार्रवाई का हिस्सा है। न्यायिक कार्रवाई का हिस्सा नहीं है तो आपको दोहरे दंड से भी सुरक्षा नहीं मिलेगी। इस चीज शब्द को ध्यान रखेंगे। परीक्षाओं में बहुत तरह से पूछता है कि भाई एक सरकारी कर्मचारी है, उसको पदोन्नति कर दिया गया, रिमूवल कर दिया गया, या ऐसे कोई काम किए गए जिससे उसको नुकसान हुआ और उसके बाद कोर्ट में गया, तो कोर्ट क्या करेगी? तो कोर्ट न्याय करेगी। यदि लगता है कोर्ट को कि नहीं कर्मचारी सही है तो उसके पुराने वाले मामले पर वो वापस ला सकती है, लेकिन यदि लगता है कि कर्मचारी गलत है तो कोर्ट भी उसको सजा दे देगी। क्यों? क्योंकि विभाग ने जो कार्रवाई किया वो न्यायिक प्रवृत्ति का कार्य नहीं था, उसका कार्य अनुशासन को दृष्टिकोण में रखते हुए उसने अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी, उसने न्याय नहीं किया था। न्याय तभी माना जाएगा जब आप पर कोई मुकदमा हो, आप पर चल रहा हो और उसके अंत में दंड का प्रावधान है। थॉमस दास बनाम पंजाब राज्य में कोर्ट का यही मानना था। इसी आधार पर ये मानिए कि जब आप अपने किसी कार्य अवधि के दौरान कंपनी वगैरह में करते हैं तो उसमें आपको दोहरा दंड से सुविधा नहीं मिलेगी। लिख दिया हमने कि किसी सरकारी नौकरी वाले को विभागीय दंड एवं न्यायालय दंड दोनों हो सकता है। यहाँ पे दोहरा दंड से आपको रक्षा नहीं प्रदान होगी 20(2) के तहत। 20(3) आत्म अभिशंसन सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि अपने को दोषी बताने के लिए जो दबाव होता है उससे सुरक्षा। बहुत बार देखिएगा कि पुलिस जो है अपराधी को ले जाती है, इतना डंडा मारती है कि गच लेता, हाँ हाँ हम अपराध किए हैं। कोर्ट में जाके बोल देगा ना हम अपराध नहीं किए, तो हास्यास्पद मामला हो जाता है। कोर्ट का मानना है कि नहीं, या संविधान का मानना है कि नहीं, कोई भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो जब आपसे ये पूछे परीक्षाओं में कि किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने से रोका जा सकता है या संरक्षण प्राप्त है, तो 20(3) जो है वो किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए या क्या कह सकते हैं अपराध घोषित करने के लिए प्रोटेक्शन प्रदान करता है। लेकिन थंब इम्प्रेशन उससे लिया जा सकता है, थंब इम्प्रेशन देने से वो मना नहीं कर सकता। आँख की पुतली का क्या कहते हैं माप या रंग रूप पहचानने से ये नहीं कह सकता कि हम नहीं करेंगे, उसको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपराधी है कि नहीं है ये न्याय कोर्ट करेगी, आदमी नहीं।
लेकिन यहाँ पे सवाल होता है, देखिए व्यक्ति को अंगूठे का निशान देना होगा। अब सवाल उठता है कि कोई व्यक्ति अपराध कबूल कर, नॉर्मली क्या है, आपने अपराध किया, पुलिस पकड़ा, पुलिस के पास ले गए, पुलिस पकड़ के डंडा पीटा आपको, तो आपने गछ लिया, तो पुलिस के पास दिया हुआ बयान कोर्ट में वैलिड नहीं होता। कोर्ट में आपको गछना पड़ेगा कि क्या अपराधी हैं या नहीं है। अपराधी नहीं है तो फिर पुलिस सबूत पेश करेगी, उस सबूत, गवाहों इत्यादि के नाम पर कोर्ट फिर सजा देगी। लेकिन क्या हो यदि कोई कह दे कि हाँ हमने अपराध किया, तब तो क्या कह देने से हो जाएगा कोई अपराधी हो जाएगा? नहीं। यदि आपने कोर्ट में ही कहा कि हाँ हमने अपराध किया है, तो आपको साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ेगा कि आपने अपराध कैसे किया, क्यों किया, ये सिद्ध करना पड़ेगा आपको। याद रखिए, यहाँ पे ये प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगी यदि आपने खुद से गछ लिया। यदि कोई व्यक्ति गुनाह स्वीकार करता है तो उसे साक्ष्य को दर्शाना होगा, यानी कि जो उपलब्ध साक्ष्य हैं या जिस अपराध को, जिस किसी भी आपराधिक अपराध को आपने कृत्य को अंजाम दिया है, तो जो भी साक्ष्य है आपको बताना पड़ेगा, कह देने से नहीं। पर आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा या पुराने ज़माने में कथा कहानियों में सुना होगा कि कोई हत्या हो गया तो उसमें एक व्यक्ति के बदले दूसरा व्यक्ति बोल लिया कि हाँ हाँ हम मारे हैं। तो भाई मारे हैं तो चाकू कहाँ गया, गोली कहाँ गया, पिस्तौल कहाँ गया, क्या उस पर फिंगरप्रिंट्स आपका है, आपका मोटो क्या था मारने का, सब बताना पड़ेगा कोर्ट में, ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। तो यानी कि 20(3) जो है वो कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने से बाध्य नहीं किया जा सकता, या अपने ही विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वो नहीं कहा जा सकता है कि तुम बोलो कि हाँ हम किए हैं। लेकिन यदि वो बोल देगा, यदि वो गछ ही लेता है कि हाँ हमने अपराध किया है, माननीय कोर्ट में, यदि पुलिस के पास गछता है तो वैलिड नहीं है, कोर्ट में जब गछता है तो उसे साक्ष्य भी प्रस्तुत करना होगा, तभी वो माना जाएगा कि अपराधी। तो ये था 20(1), 2 और 3। ठीक है, 2 है दोहरे दंड से सुरक्षा, 3 है स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, और 1 क्या था, कोई व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि प्रचलित कानून का उसने उल्लंघन नहीं किया। तो ये था 20(3). आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।